Hey guys, welcome back to my channel Commerce and Management Studies. In the today's video, we are going to talk about chapter number 9 of the Indian Economic Development for class 12th, which is Environment and Sustainable Development. So we are doing a playlist in which we are going to cover the entire Indian Economic Development for class 12th. The previous 8 chapters are already there on the channel. You can find them in the playlist section, जिसका link नीचे description box में भी है. So quickly start करते हैं Environment and Sustainable Development. So first of all, what is environment? बेसिकली आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं, वाटर, एयर, लैंड, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमन बींग्स, और इनके बीच में जो इंटर रिलेशनशिप है, इसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं. ऑल ऑफ अस नो ऑल दिस थिंग्स आर इंटर रिलेटेड. प्लांट्स नीड्स ह्यूमन बींग्स नीड प्लांट्स, देयर इज वाटर, देयर इज लैंड. इन सब में एक कनेक्शन है, इसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं. बेसिकली इट इज़ द टोटल प्लानिटरी इनहेरिटेंस. प्लैनेट से जो भी चीज़ आपको मिलती है उसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं. एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स को 2 मेजर पार्ट्स में बाइफरकेट किया जा सकता है. फर्स्ट इज द बायोटिक एलिमेंट्स. बायो मीन्स लाइफ. तो जितने भी लिविंग एलिमेंट्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, ये सब बायोटिक एलिमेंट्स हैं. एंड सेकंड होते हैं ए बायोटिक. ए बायोटिक मीन्स विच डज नॉट हैव लाइफ, यानी कि नॉन लिविंग एलिमेंट्स, जिन्हें हम फिजिकल एलिमेंट्स भी कह सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, लैंड, ये सब होते हैं एलिमेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट. और एनवायरनमेंट हमें क्या ऑफर करता है? एनवायरनमेंट हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है. इनफैक्ट जितने भी रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज या मैन मेड रिसोर्सेज, उन सबका प्राइमरी सोर्स नेचर है या कि एनवायरनमेंट है. एनवायरनमेंट सस्टेन्स लाइफ. एनवायरनमेंट से ही लाइफ पॉसिबल है. अगर वाटर, एयर, लैंड, ये सब चीज़ें नहीं होंगी, लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट दीज थिंग्स. एनवायरनमेंट असिमिलेट्स वेस्ट. हम ह्यूमन बींग्स बहुत सारा वेस्ट जनरेट करते हैं. ये सारा वेस्ट कहाँ जाता है? ये सारा वेस्ट एनवायरनमेंट अब्जॉर्ब करता है. तो एनवायरनमेंट असिमिलेट्स वेस्ट. हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स अब्जॉर्ब करते हैं. सो दैट्स वाई इट अब्जॉर्ब्स वेस्ट. एंड एनवायरनमेंट प्रोवाइड एस्थेटिक सर्विसेज. एस्थेटिक का मतलब होता है ब्यूटीफुल. ब्यूटीफाई. हमारा एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है. लोग इसे एन्जॉय करते हैं, एनवायरनमेंट देखते हैं, दे गो टू हॉलीडेज एंड ऑल दैट. तो ये सब भी एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड करता है. दैट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट इन आवर लाइफ. देन कम्स एनवायरमेंटल क्राइसिस. अब क्या सिचुएशन है? क्यों हम एनवायरनमेंट को इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पढ़ रहे हैं? क्या क्राइसिस सिचुएशन है? इसके लिए आपको फर्स्ट चीज जो समझनी इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी. कैरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है बर्दाश्त की क्षमता. मतलब एक एनवायरनमेंट, हमारा एनवायरनमेंट कितना अब्जॉर्ब कर सकता है या कितना कैपेसिटी है ह्यूमन वेस्ट या ह्यूमन डिग्रेडेशन को अब्जॉर्ब करने की. इसके 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. फर्स्ट इज हमारा जो रेट ऑफ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन है वो ज़्यादा है रेट ऑफ रिसोर्स जनरेशन से. तो एनवायरनमेंट की जो कैपेसिटी होती है वो वहीं तक है जब तक आपका जितने आप रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, दे शुड बी लेस देन द नंबर ऑफ रिसोर्सेज जनरेटेड. यानी कि जितने आप प्लांट्स कट कर रहे हो, नेचर में उससे ज़्यादा प्लांट्स ग्रो करने चाहिए. एंड देन द जनरेशन ऑफ वेस्ट. जितना आप वेस्ट जनरेट कर रहे हो, इट शुड बी ईदर इक्वल टू और लेस देन द अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट की एक एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है, उसके अंदर ही हमें अपना वेस्ट करना है. बट इज दिस हैपनिंग? नो, दीज 2 थिंग्स आर नॉट हैपनिंग, विच इज़ वाई आर एक्टिविटीज हैव गॉन बियॉन्ड द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट. और इसीलिए आज हम एक एनवायरमेंटल क्राइसिस सिचुएशन में हैं. सो एनवायरमेंटल क्राइसिस में ये सब चीज़ें हैं. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से एनवायरमेंटल क्राइसिस है. एक्सटेंसिव एक्सट्रैक्शन. वी हैव बीन mindlessly extracting the resources from the environment because the rate of resource generation is not that much. Then industrial revolution. Industrial revolution has definitely brought economic development to the country, but this development was not well planned, and therefore today we are in the situation of environmental crisis. Affluent consumption. हमारी luxury goods की demand इतनी बढ़ती जा रही है because of the social pressures or societal images. People are going into affluent consumptions. Simply they are consuming the things that they do not need. They are going beyond their wants. And that is why इसकी वजह से environment degrade होता है. And global warming. Global warming is again one of the reason today we are in this situation. आगे बढ़ते हैं. Environmental crisis का first चीज़ जो हम पढ़ेंगे which is called the pollution. What is pollution? Basically environment में कोई भी ऐसे substance का present होना जो कि environment के लिए harmful है या अपने पॉइजनस इफेक्ट दे सकता है, उसे हम पॉल्यूशन कहते हैं. सो बेसिकली एडिंग एनी सब्सटेंस इन द एनवायरनमेंट दैट इज हार्मफुल और पॉइजनस इफेक्ट इज कॉल्ड पॉल्यूटिंग द एनवायरनमेंट. ठीक है. सो ऑल ऑफ अस नो 4 एलिमेंट्स होते हैं पॉल्यूशन के. 4 काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन आर देयर. एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन एंड लैंड पॉल्यूशन. तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कंसाइज करने की कोशिश की है. एयर पॉल्यूशन नंबर 1, हाउ इज इट कॉज्ड? इट इज कॉज्ड बाय बर्निंग फ्यूल्स,
इंडस्ट्रीज और व्हीकल्स से जो स्मोक आता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, डस्ट, पॉलन्स, ये सब चीज़ें जब एनवायरनमेंट पे रिलीज होती हैं दे कॉज एयर पॉल्यूशन। और इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं? हाइपरटेंशन, एस्थमा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, बर्ड्स हैव प्रॉब्लम्स एंड मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट बिकॉज ऑफ द एयर पॉल्यूशन। देन कम्स वाटर पॉल्यूशन। क्यों होता है? इंडस्ट्रियल वेस्ट जो कि ओशंस में फेंका जाता है, डोमेस्टिक सीवेज, थर्मल पावर हाउसेज, एग्रीकल्चरल रन ऑफ, इन सब चीज़ों से हमारे वाटर रिसोर्सेज पॉल्यूट होते हैं। और कॉजेज क्या हैं? डायरिया, हेपेटाइटिस एंड देयर इज अ लॉस ऑफ एक्वेटिक लाइफ एज वेल। Then comes noise pollution, cause how it is caused? Sounds which is produced by machine, vehicles, construction work, जहाँ पे बहुत heavy sounds produce होती हैं, वहाँ से noise pollution आता है। इसके causes, इससे होता क्या है? Irritation, fatigueness in mind and body, and it definitely deteriorates quality of life. And then comes land pollution. Land pollution is caused by deforestation, urbanization, industrialization, improper crop rotation. अगर farmers ढंग से crop rotate नहीं करते हैं तो लैंड डिग्रेडेशन होता है एंड दैट कॉजेज लैंड पॉल्यूशन। इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं? डिक्लाइन इन द क्वालिटी ऑफ सॉइल, आपकी वेजिटेशन कंडीशंस भी पॉल्यूट या डिग्रेड होती हैं। सो दैट्स अबाउट पॉल्यूशन। पॉल्यूशन के अलावा दो और मेन कंपोनेंट्स हैं जो कि एनवायरमेंटल क्राइसिस को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। फर्स्ट इज ग्लोबल वार्मिंग, सेकेंड इज ओजोन डिप्लीशन। दोनों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग इज व्हाट? ग्लोबल वार्मिंग इज बेसिकली इट इज द ऑब्जर्व्ड and projected increase in the average temperature of the earth. हमने over the years observe किया है कि अर्थ का टेम्परेचर, बेसिकली एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर या ओशंस का टेम्परेचर बढ़ गया है ओवर द ईयर्स एंड इज प्रोजेक्टेड दैट इट विल फर्दर इंक्रीज। इसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। What are the causes? Why is global warming happening? Burning of fossil fuels, जिससे कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन एनवायरमेंट में रिलीज होते हैं। मीथेन जब एनिमल वेस्ट से भी रिलीज होता है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से एटमॉस्फेयर में कार्बन इंक्रीज हो जाता है बिकॉज इफ प्लांट्स आर नॉट देयर इज नो वन दैट कैन अब्जॉर्ब कार्बन, सो इट विल स्टे इन द एनवायरमेंट एंड इट विल कॉज हीट एंड इंक्रीज इन कैटल प्रोडक्शन. Animal rearing is one of the major reasons of global warming today. So these are the causes of global warming. And what are the effects of global warming? The effects of global warming is that the ice is melting worldwide, species endangered या extinct हो रही हैं, hurricanes in the tropical regions they become stronger, और tropical diseases जैसे कि मलेरिया, डेंगू, ये बहुत common हो जाते हैं because of the global warming. Then comes ozone depletion. Now what is ozone depletion? Ozone depletion is basically the reduction of the ozone layer or patches in the ozone layer ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन. अगर क्लोरीन एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है तो हमारी ओजोन लेयर डिप्लीट होती है. और जनरली ये क्लोरीन क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ द मैन मेड एलिमेंट्स कॉल्ड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. इसकी वजह से ओजोन डिप्लीशन हो रहा है. व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड दिस? अगेन द लीकेज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. ये कहाँ पे यूज होते हैं? जितने भी कूलिंग सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर, इन सब में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यूज होते हैं. और जब ये प्रॉपरली फंक्शन नहीं करते तो ये CFCs एनवायरमेंट में रिलीज हो जाते हैं. On the other hand, fire extinguishers में भी bromine compounds होते हैं which when released into the environment they produce a lot of chlorine in the environment which causes ozone depletion. और इसके effects क्या हैं? All of us know that ozone depletion, जब ozone layers में patches आते हैं then the harmful ultraviolet radiations from the sun they enter the earth surface. और इससे क्या हो रहा है? Skin cancers हो रहे हैं, terrestrial plants की growth पे effects आ रहा है. So it is not a good sign for the environmental protection. मूविंग अहेड, चैलेंजेस क्या हैं इंडिया में एनवायरनमेंट के लिए? फर्स्ट, डिफॉरेस्टेशन मेजर चैलेंज, लैंड डिग्रेडेशन, सॉइल इरोजन, पॉल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड मैनेजमेंट ऑफ फ्रेश वाटर. ये कुछ चैलेंजेस हैं जो इंडिया फेस करता है इन टर्म्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, इन टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट. डिफॉरेस्टेशन बिकॉज अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है. Again, rural people are very poor, so they don't have any other solution other than cutting the trees and making the houses for themselves. So deforestation होता है, land degradation होता है, farmers are not educated, they are not doing proper crop rotation which should be done, जिसकी वजह से land degradation होता है. Soil erosion because of the global warming, floods and everything have become very common. And soil erosion is basically removal of the top layer of the soil. जब soil की जो top layer होती है वो remove हो जाती है because of winds or floods, then that is called soil erosion, क्योंकि जो major nutrients होते हैं वो top soil में ही present होते हैं. Then comes pollution, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं. Biodiversity loss, majority of the species, various, one very important fact is that every species, every animal, every bird, every human being on this earth, they have a role in the environment. Everybody has a role in the environment. और किसी का भी environment में ना होना causes a imbalance in the nature. So many of the species have become endangered, plant species as well as animal species.
जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है एंड इट अगेन इम्बैलेंसेस द एनवायरमेंट. एंड मैनेजमेंट ऑफ फ्रेश वाटर हैज़ बिकम अ मेजर चैलेंज इन इंडिया. अंडरग्राउंड वाटर लेवल्स हमारे फॉल कर रहे हैं, फ्रेश वाटर अवेलेबल नहीं है. सो दैट इज़ वाई these are some things that the Indian government really needs to look into. तो लास्ट टॉपिक है इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट. व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? ऐसी डेवलपमेंट जो कि सस्टेनेबल है, विच कैन बी टेकन टू द फ्यूचर. सो बेसिकली इट इज़ अ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन. आज हमें जो भी चीज़ें चाहिए वो अवेलेबल हों बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट, बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन. हमारी आने वाली जनरेशन को जोन से रिसोर्सेज चाहिए फॉर डेवलपमेंट, दे शुड बी अवेलेबल. दिस काइंड ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूल्स क्या है? नंबर 1, सब्सटीट्यूट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ऐसे रिसोर्सेज जो कि दोबारा एनवायरनमेंट में नहीं मिल सकते, फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम, इनको सब्सटीट्यूट किया जाए. वी नीड नॉट यूज दीज रिसोर्सेज, लेट देम कीप बरीड अंडर द अर्थ सरफेस. केयरफुल यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज. जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमारे पास हैं जैसे कि वाटर, सन, एयर, इन्हें भी केयरफुली यूज करना है. दैट मीन्स बेसिकली वी नीड टू stop our demand. See, the major reason of environmental crisis today is that demand is greater than supply. Earlier times में supply ज़्यादा होती थी but उतनी demand नहीं होती थी. So producers they used to behave well under the environmental guidelines. But today demand इतनी ज़्यादा बढ़ गई है and to meet that demand, the producers in the market they are mindlessly and brainlessly following the they are just extracting the resources from the environment just to meet the demand. That is the major reason. So we need to control our demands and unnecessary desires. Control the population growth control करना बहुत ज़रूरी है. Input efficiency. जो आप inputs use कर रहे हो nature से, use them efficiently. Try to extract more and more output from those resources. And pollution control. Pollution को भी control करना बहुत ज़रूरी है. So these are certain rules for sustainable development. Now what are the strategies? What are the strategies that we have to follow or we need to follow to make sure that we are on the path of sustainable development? Number 1, use of non-conventional sources of energy. India is very quickly trying to move to the non-conventional sources of energy. 25%, as I told you in the earlier video also, हमारी जितनी भी पावर जनरेशन है उसकी 25% नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से आती है, विच इज़ अ गुड नंबर, बट वी नीड टू गो टू द हायर टारगेट. आज भी 70% हमारी नीड्स नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से आती है, विच इज़ नॉट अ गुड साइन. Public means of transport, it is better if people start using public means of transport because number 1, these means of transport use clean fuel, and number 2, this will reduce the number of vehicles on the roads and therefore reduce the pollution. Traditional knowledge and practice. India historically is an environmental loving country. हमारी जो cultural practices हैं, हमारी history clearly state करती है that the people of our country were very very close to the environment. They well understood the laws of the environment and they well respected their environment. But over the time, because of the Western culture, we have forgotten those cultures. तो हमें वो ट्रेडिशनल नॉलेज और प्रैक्टिसेस दोबारा से इंडिया में लाने की ज़रूरत है सो दैट द पीपल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग द एनवायरनमेंट. मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट. जो हम वेस्ट जनरेट करते हैं उसको प्रॉपरली मैनेज करना बहुत ज़रूरी है. वी कैन नॉट सिंपली डंप द वेस्ट इनटू लैंडफिल्स एंड ओशंस. Organic farming is doing the farming without any use of chemicals. Although practically it is very difficult to switch to organic farming because organic farming से जो production होती है it is very very less and it is not possible to feed the large population of India only using organic farming, but still we can try to move into that path. And then comes mini hydel plants. Mini hydel plants होते हैं because India में बहुत छोटे छोटे rivers हैं, flowing rivers हैं in different small states. तो वहाँ पे अगर मिनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स जनरेट किए जाएँ, सेटअप किए जाएँ, तो वहाँ पे लोकल एरियाज़ के लिए क्लीन एनर्जी जनरेट की जा सकती है. सो दीज आर सर्टेन स्ट्रैटेजीज दैट वी कैन यूज़ फॉर दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट. So that's about it of the environment chapter. It was a very small chapter. Some major topics that we need to cover, that is the pollution, sustainable development, global warming, ozone depletion. These were some of the important topics of the environmental chapter. So I hope you have understood the concept. I hope you like the video. If you like the video, do tell me in the comment section, and till then keep learning. In the next video, we are going to start with lecture number 10, which is the inflation. Thank you so much.